हमारे जो राष्ट्रपति हैं ना, आजकल बहुत बहुत चिल्लाते रहते हैं, भाई नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी माने मिनिस्क्यूल लेवल की टेक्नोलॉजी। और राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में तो यही टिकने वाली है, नैनो टेक्नोलॉजी। ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाले तो सब डूबने वाले हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, खर्चा बहुत है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत है, वगैरह वगैरह। और नैनो टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत कम है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, और वातावरण के काफी कुछ अनुकूल है। और हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक विकसित देश बनाना है, तो उसका रास्ता तो यही है कि हम स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करें। तो आपको जिस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने का मौका मिले, भविष्य में ये जरूर याद रखना कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाएं जो ज्यादा रोजगार दे, ज्यादा लोगों को काम पे लगाए। जो देशों ने अपने लोगों को काम दे दिया, बेरोजगारी को खत्म कर दिया, उसी देश की ग्रोथ रेट हो पाती है रियल, जैसे चीन ने किया। चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक सिद्धांत बनाया, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस। उत्पादन तो बहुत करना है, लेकिन अधिक लोगों की मदद से। थोड़े लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, थोड़े लोगों की गरीबी दूर होगी। ज्यादा लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ध्यान रखिए, आप भी बेरोजगार हैं और आप सभी को रोजगार की जरूरत है। तो आप अपने हाथों से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके ही पैर कट जाए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ना अपना समय खर्च करें जिसमें आपका भी रोजगार खत्म हो जाए। यूरोप और अमेरिका की तो दूसरी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये जो हाई स्केल टेक्नोलॉजी बनाई है, मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं, बड़ी मशीनें लाई हैं, क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो और भी कम है। यूरोप में कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे आदि आदि, वहां 100 आदमी मर जाते हैं तो एक ही पैदा होता है। उनके यहां हमेशा 99 की कमी रहती है। इसलिए वहां की सरकार रोज अभियान चलाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। फ्रांस में तो एक बच्चा ज्यादा होने पर 4000 फ्रैंक का पुरस्कार मिलता है। 4000 फ्रैंक आप समझते हैं, आज के भारत के 56 रुपए के बराबर। 4000 में 56 का गुणा करो, इतना इनाम मिलता है अगर एक ज्यादा बच्चा पैदा करें। और तीसरा हो गया तो प्रमोशन मिल जाता है। अगर आप क्लर्क हैं तो सुपरिंटेंडेंट बना दिए जाएंगे, सुपरिंटेंडेंट हैं तो आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा। वो लगे हैं इस बात में क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी पड़ती है जो कम लोगों को काम पे लगा सके। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो ज्यादा लोगों को काम दे सके। ये मेरा आपसे विनती है। और चलते चलते एक आखिरी बात, जहां से व्याख्यान मैंने शुरू किया था कि आज भारत देश के वंदे मातरम गान का 100वां वर्ष है। हालांकि 100वां वर्ष तो 1975 में होना चाहिए, लेकिन सरकार ने माना कि हम मानेंगे 1905 और 6 से, तो चलो ठीक है 2005 2006। अब अगले साल भर तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। वंदे मातरम गान मैंने बताया किस उद्देश्य के लिए आया था, बंगाल का विभाजन रोकने के लिए। और भारत के एक बड़े क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नारा भी वंदे मातरम दिया था। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में, और उस वंदे मातरम ने पूरे देश में एक लहर पैदा की थी। गांव-गांव लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जला दिए थे, अंग्रेजी सामान बहिष्कार किया था। अंग्रेजों की हर चीज घर में से निकाल कर फेंको तो अंग्रेज सरकार यहां से जाएगी। ये बात जब लोकमान्य तिलक ने समझाई तो सबने मान लिया था। तो ये सन 2006 है ना, ये वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष है और स्वदेशी आंदोलन का भी शताब्दी वर्ष है। अब ये शताब्दी वर्ष में वंदे मातरम की इज्जत हम बनाए रखें, सम्मान बनाए रखें, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जो उन क्रांतिकारियों ने किए जिन्होंने वंदे मातरम को अपना गाना बनाया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 1905 और 6 में वंदे मातरम और स्वदेशी की जितनी जरूरत थी 2005 और 6 में भी उतनी ही जरूरत है। 1905 और 6 में ये वंदे मातरम और स्वदेशी आंदोलन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आज हमारे भारत में सन 2006 है, 4500 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। फिर से स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। 4500 जो विदेशी कंपनियां आई हैं, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 4500। इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश को वैसे ही लूटना शुरू किया है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सामान भारत में बेचती थी, मुनाफा लेके इंग्लैंड जाती थी। आज ये विदेशी कंपनियां हैं, वो भी भारत में सामान बेचती हैं, मुनाफा लेके अपने देश में जाती हैं। हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है।
और ये जो 4,500 विदेशी कंपनियां हैं, इनके कुछ नाम हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सैंडोज, बाटा, हेक्स आदि आदि। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वंदे मातरम गाने वाले जो भारतवासी थे वो सब अंग्रेजी माल का बहिष्कार करते थे। तो आप वंदे मातरम गा रहे हैं तो इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, इनका सामान मत खरीदें क्योंकि ये खरीदेंगे और हम वंदे मातरम गाएं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, चलेगा नहीं। हम वंदे मातरम के बाद भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय हो इसके लिए जिंदगी में कुछ करिए। खाली जय बोलने से काम नहीं चलेगा, भारत माता की जय सच में हो तो कुछ करिए। तो भारत माता की जय करने के लिए सबसे सरल काम है कि ये विदेशी कंपनियां जो बहुत सारा पैसा लेके जा रही है, इसको रोकिए। और अगर ये पैसा हमने रोक लिया तो इसी पैसे से भारत का बहुत विकास हो सकता है। तो विदेशी वस्तुएं मत खरीदिए, माने पेप्सी कोला, कोका कोला मत पीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं में तो क्वालिटी है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे कई बार समझा चुका हूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी और बुरी नहीं होती है, एप्रोप्रिएट होती है। उनके लिए हो सकता है पेप्सी कोला बहुत अच्छा हो, यूरोप और अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उनको पेप्सी कोला पीने से ही शायद कोई काम होता हो अच्छा। जैसे वो सब लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। पिज्जा और बर्गर समझते हैं, सड़े मैदे से बना हुआ खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड मैदा। अब फर्मेंटेड मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड की बहुत जरूरत है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में बहुत होता है, इसलिए शायद उनको पीने की जरूरत पड़ती हो पेप्सी कोक की। भारत में नहीं है, भारत में तो हम ज्यादा पिज्जा बर्गर खाते नहीं है। जो खाते हैं वो ध्यान रखें कि फॉस्फोरिक एसिड गर्म देश के लोगों को अच्छा नहीं है। ठंडे देश के लोग फॉस्फोरिक एसिड पिए तो कोई बात नहीं है, गर्म देश वाले पिएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे। और भारत में तो फॉस्फोरिक एसिड के दो ही उपयोग होते हैं, या तो वो पेप्सी कोक में डाला जाता है या उससे हार्पिक बनता है। और हार्पिक की क्वालिटी क्या है वो आप सब जानते हैं, उससे टॉयलेट साफ होता है। और हार्पिक में जितना फॉस्फोरिक एसिड है ना, उतना ही पेप्सी कोक में है। एक बार मैंने हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला डिजिटल पीएच मीटर से, वो 2.4 आता है। फिर मैंने पेप्सी का पीएच वैल्यू निकाला, वो भी 2.4 आता है। तो मैंने सोचा पेप्सी इज इक्वल टू हार्पिक, हार्पिक इज इक्वल टू पेप्सी। तो हार्पिक से टॉयलेट साफ हो सकता है, पेप्सी से भी होना चाहिए। तो मैंने करके देखा और बहुत अच्छा साफ हुआ। एक बार मैंने क्या किया, 1 महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया तो वो गंदा गंदा, बहुत गंदा, इतना गंदा कि उसमें पीला पीला कचरा जमा हो गया। फिर मैं 1 बोतल पेप्सी लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो एकदम झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट, नीट एंड क्लीन। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आमिर खान कहता ठंडा मतलब कोका कोला, वास्तव में है वो टॉयलेट क्लीनर। अब हम वो टॉयलेट क्लीनर पिए गटागट गटागट, और अकेले नहीं पिए, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाएं। एक तरफ हम कहते हैं मेहमान देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, अच्छा नहीं है। और आप ध्यान से टेलीविजन न्यूज देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आया कि पेप्सी कोक में पेस्टिसाइड्स मिले हुए। और पता है कौन से पेस्टिसाइड? डीडीटी देखा, वो मच्छर मारने के काम, वो पेप्सी कोक में है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गेमेक्सिन पाउडर, जो हर कीचड़ पर डाला जाता है कीड़े मारने के लिए। फिर क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस माने किसानों के खेत में जब कोई कीड़ा लगे तो उसको स्प्रे करते हैं। डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसा जहर मिला के पेप्सी तैयार होता है। और जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया वो ये कहते हैं कि पेप्सी की 1 बोतल रोज पियो तो 7 साल में कैंसर से डेथ हो सकती है, और कैंसर भी इंटेस्टाइन में। कई वैज्ञानिक तो ये तक बोलते हैं कि पेप्सी कोक का 1 इंजेक्शन माने 10 मिलीलीटर पेप्सी किसी को ब्लड में इंजेक्ट कर दो तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अगर कोई गर्भवती मां 2 बोतल कोका कोला पिए तो गर्भ में जो शिशु है ना वो विकलांग पैदा होगा। कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि पेप्सी कोक की 2-2 बूंद अगर आंख में डाल दो तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, और अगर दांत डाल दिया पेप्सी की बोतल में तो दांत गल जाता है। दांत कभी भी किसी चीज में नहीं गलता, किसी भी एसिड में दांत नहीं गलता, फॉस्फोरिक एसिड को छोड़कर। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खराब है, उसमें भी दांत नहीं गलता। सल्फ्यूरिक एसिड में